हाय। तो अगर आप किसी की जर्नी देख लो, वो सेम चीज़ जब आप वापस से करोगे तो आपको वो चीज़ ईजी लगेगी। आपको पता रहेगा कि सामने वाले इंसान ने क्या गलतियाँ करी थी और मुझे वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। सामने वाले इंसान ने क्या ऐसी चीज़ें करी थी जो मुझे करनी है। सामने वाले इंसान ने क्या ऐसी चीज़ें करी थी उसकी जर्नी में जो मुझे बेटर वे में करनी है। दैट्स वाई मैं मेरी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरी जर्नी में अभी तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो अगर मुझे स्टार्टिंग से पता होती तो मैं डेफिनेटली फास्ट होता। नाउ मेरे टाइटल से पता चल गया होगा कि मेरी जर्नी है क्या। मेरी जर्नी है जापानीज सीखना, JLPT एग्ज़ाम क्रैक करना। फर्स्टली JLPT एग्ज़ाम क्या होती है? JLPT एग्ज़ाम जापानीज लैंग्वेज की एक एग्ज़ाम होती है। इसके 5 लेवल्स होते हैं, N1, N2, N3, N4, N5। N5 ईजीएस्ट, सबसे पहले N5 करते हैं लोग, N1 हार्डेस्ट। ये जो JLPT की एग्ज़ाम होती है, आप जीवन में किसी भी टाइम पे कोई सी भी एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हो। अगर आपने N5, N4, N3 क्रैक नहीं भी करी है तो वह आप डायरेक्टली N2 एग्ज़ाम भी दे सकते हो। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब मैं जापानीज़ लैंग्वेज क्यों सीखना चाहता हूँ, JLPT क्रैक क्यों करना चाहता हूँ। फर्स्ट, मेरा छोटा सा बैकग्राउंड, आई डोंट हैव अ कॉलेज डिग्री, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। दूसरी चीज़, मैं एक जॉब कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तीसरी चीज़, मुझे फ़ॉरेन जाके रहना है थोड़े समय, बट अच्छी जगह पे, कहीं पे अच्छी कंट्री में। तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मैं ज़्यादा फैमिली से रिच नहीं हूँ, मेरे पास अच्छी डिग्री नहीं है। तो मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि जापान में लेबर शॉर्टेज है, वहाँ पे लेबर्स की कमी है और वहाँ पे सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे लेबर्स वही आ सकते हैं काम करने। लेबर्स एज इन सॉफ्टवेयर डेवलपर भी, उनकी भी शॉर्टेज है। हर चीज़ की वहाँ पे शॉर्टेज है, इंसानों की मेनली, स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है। किसी चीज़ के लिए आपके पास एटलीस्ट जापानीज़ लैंग्वेज, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती है N2 तक। उसके बिना वो उनकी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि रीज़नेबल है, क्योंकि जापानीज़ बहुत टफ है और हर जगह वहाँ पे हर साइन में, हर बिल बोर्ड में जापानीज़ में ही लिखा है। इंग्लिश में बहुत कम जगह मिलेगा। ये चीज़ मैंने ऑनलाइन ऑब्जर्व करी है। दूसरी चीज़, अब जैसे मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि जापानीज़ लैंग्वेज सीख के जा सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने रिसर्च करी कि जापानीज़ लैंग्वेज कैसे सीखी जा सकती है। सबसे पहले मुझे पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस होती है या ऑफलाइन क्लासेस होती है, जिसके मैंने रेट पता करे। तो जैसे मैंने अभी बताया, N1, N2, N3, N4, N5 5 लेवल्स होती है। ऑनलाइन क्लास में मुझे N5 क्रैक करवाने के वो लोग 40 से 50 हज़ार मांग रहे थे। मुझे समझ आ गया कि इतने पैसे मैं खर्च नहीं कर पाऊँगा 3 महीने 4 महीने के कोर्स के, जो कि मुझे सिर्फ वीकेंड्स पे पढ़ाएंगे, वो बाकी दिन मुझे खुद सेल्फ स्टडी करनी है। उसके अगर मुझसे वो 30-40 हज़ार रुपये ले रहे हैं तो ये अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। तो जब तक मेरे पास पैसे जमा होते हैं 30-40 हज़ार रुपये फॉर अ सिंगल लेवल, उससे जब तक मैं सेल्फ स्टडी ट्राई करता हूँ, ये मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी से क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस इंटरनेट के ज़माने में सेल्फ स्टडी की जा सकती है, गिवन दैट कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। मैंने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। मैंने आके यूट्यूब वीडियोज़ देखी कि जापानीज़ कैसे सीखी जा सकती है, क्या चीज़ें हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या चीज़ें करनी है। तो मुझे सबसे पहली चीज़ पता चली, जापानीज़ में होता है हीरागाना काटाकाना। हीरागाना काटाकाना क्या होता है? जैसे जब कोई इंग्लिश सीखता है तो वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखता है, ABCD। कोई हिंदी सीखता है तो क ख ग घ सीखता है। सिमिलरली जापानीज़ में इसको एक स्क्रिप्ट होती है, या बेसिकली जापानीज़ के अल्फ़ाबेट्स, जिसको बोला जाता है हीरागाना या काटाकाना। तो एक में 46 कैरेक्टर्स है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं हीरागाना की। इसमें 46 अल्फ़ाबेट्स है, 46 कैरेक्टर्स है। इसमें मैं कैरेक्टर्स को कंबाइन करके टोटल 104 साउंड्स बना सकता हूँ। 104 साउंड्स जो मुझे पता होने चाहिए, एकदम बेसिक है। जो साउंड्स मैं यहाँ सीखूंगा हीरागाना में, सेम साउंड्स मुझे काटाकाना में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली काटाकाना में साउंड सेम है, बट लिखते उसको डिफरेंट तरीके से। ऐसा क्यों? आइडेंटिफाई करने के लिए कि काटाकाना एक लोन वर्ड है। लोन वर्ड बोले तो कहीं कोई फॉरेन वर्ड है। वो फॉरेन वर्ड मतलब कि इंग्लिश में किसी को कॉफ़ी लिखनी है तो इंग्लिश में कॉफ़ी की जगह वो लोग काटाकाना में कॉफ़ी लिखेंगे। कॉफ़ी, जापानीज़ वाला कॉफ़ी नहीं, जो कॉफ़ी इससे साउंड होगा वो वाला कॉफ़ी लिखेंगे वो। तो बेसिकली जैसे अपन बहुत सारे हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में लिख देते हैं चैट्स में, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे, सेम बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स को अगर जापानीज़ में लिखना है तो वो लोग काटाकाना यूज़ करते हैं। या तो ये यूज़ करते हैं, या तो दूसरे फॉरेन वर्ड्स जो भी वो लोग जापान में यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए वो लोग काटाकाना यूज़ करते हैं। जो मेन जापानीज़ है उसके लिए हीरागाना यूज़ किया जाता है। बट दोनों पता होने चाहिए।
दोनों के साउंड सेम है बट दिखते अलग अलग है। ये दोनों सीखने के 1 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में टाइम लग सकता है। किसी भी इंसान को 1 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में टाइम लग सकता है। मैं बीइंग द स्लोएस्ट वन, मुझे महीना भर लगा था पूरे दोनों के दोनों अच्छे से सीखने में। इसको सीखने का तरीका सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं लिख लिख के सीखूँगा। मैंने यूट्यूब पे एक जापानीज़ पॉड 101 की वीडियो देखी थी, वहाँ से देख देख के सीखूँगा मैं। वो बढ़िया वीडियो है, आप भी जाके देखो, वहाँ से हिरागाना काटाकाना तो सीख ही लो। तो वो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी सिखाते हैं और सारे कैरेक्टर्स को कैसे लिखते हैं। उनके अगेंस्ट कोई ना कोई मैनमोनिक बोले तो लेट्स से एग्जांपल, जो पिग की नोज़ होती है वो ऐसे दिखती है, तो काइंड ऑफ पिग की नोज़ जैसी दिख रही है। तो ऐसी एक स्टोरी बना के मुझे कैरेक्टर्स याद करवाते हैं वो लोग। ये चीज़ स्टेप 1 हो गई। स्टेप 1 क्या हो गई? जापानीज़ पॉड 101 की वीडियो देख के हिरागाना काटाकाना सीखना। स्टेप 2 क्या हो गया? स्टेप 2 ये होगा चार्ट प्रिंट करवाना। तो ये मैंने प्रिंट करवाए हैं tofugu.com वेबसाइट से। ब्लिंकिट से ऑनलाइन घर पे चार्ट आ जाते हैं। मैंने तुरंत एक्साइटमेंट में चार्ट प्रिंट करवा लिया। चार्ट आए, इन चार्ट्स को मैं रोज़ देखता था। जापानीज़ पॉड 101 की वीडियो में रोज़ देखता था। रोज़ का मैंने टारगेट रहता था एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स सीखूँ मैं। बहुत सारे दिन होते थे जब मैं ऑफिस से बिजी था, दोस्तों के साथ घूमने चले गया, तो मैं नहीं सीख पाया। बट स्टिल ऑलमोस्ट मैं रोज़ ट्राई करता था कि मैं करूँ। अगेन मैंने एक बहुत बढ़िया हैबिट बनाई थी कि मैं जहाँ पे भी लिखता था मैं कॉपी में रोज़ डेट डालता था ऊपर टॉप पे, कि आज मैं एक नई कॉपी ख़रीदी थी मैं उसमें आज की तारीख में जितने भी कैरेक्टर्स की प्रैक्टिस करूँगा लिख लिख के मैं डेट डालता था। तो आज भी जब मैं पुराने को देखता हूँ कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जर्नी स्टार्ट कब हुई थी। इस तारीख को मैं हिरागाना काटाकाना नहीं सीख रहा था, इस तारीख को मैं काटाकाना पहुँच गया था, हिरागाना ख़त्म हो गया था। मतलब अगेन सीखते सीखते मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई। सीखने का एक और बेस्ट तरीका है जो आप यहीं से चालू कर सकते हो, वो है, मुझे लगता था कोई सा भी हिरागाना या काटाकाना का कैरेक्टर है उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया जाता है अपन को, जिसको रोमाजी बोला जाता है। तो बेसिकली बस वो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है जापानीज़ वर्ड का। तो मैं ऐसे सीखता था कि उस इंग्लिश ट्रांसलेशन रोमा जी को पढ़ के मैं जापानीज़ कैरेक्टर कॉपी में लिखने की गेस करता था। बट इससे एक प्रॉब्लम हो गई थी कि बचपन में सबको ये दिक्कत आई होगी, क्वेश्चन आंसर रहता था, आंसर हाथ से छुपा के क्वेश्चन पढ़ के गेस करते थे और फिर देखते थे कि आंसर सही है कि नहीं है। ये वाली चीज़ करनी थी अकेले ही, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लग रहा था ये, हाँ, छुपा छुपा के करना। मैंने सोचा कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे पास एआई टूल्स है, एक छोटा सा ऐप बना देता हूँ जिसके थ्रू ये मैं कर पाऊँ। ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी एनकी नाम का एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर है फ्री का जो ये काम करता है। फ्री सॉफ्टवेयर है, सिर्फ आईफोन और आईपैड में पेड है, बाकी लैपटॉप्स में मैकबुक हो गया, विंडोज़ का लैपटॉप हो गया या एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, इन सब में फ्री है। वहाँ पे ये चीज़ ईजिली करी जा सकती है। तो ये वाली चीज़ हो गई। मैंने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें बेसिकली वो क्या करता है, अनकी क्या करता है या कोई सा भी फ्लैश कार्ड सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैं बता रहा हूँ कि उसमें कुछ भी चीज़ लिखी है, जैसे ही आप रिवील करोगे तो उसका आंसर बता देगा। तो बेसिकली वही। तो मैं क्या करता था, इंग्लिश में वर्ड लिखा रहता था, गैस करता था कॉपी में लिख के कि सही है कि गलत है। फिर जैसे आंसर रिवील होता था, अगर सही है तो मैं उसको राइट मार्क कर देता था, गलत है तो रॉन्ग मार्क कर देता था। गलत है उस समय पे मैं करीबन 2 से 3 लाइन सेम कैरेक्टर्स की लिख लिख के ट्राई करता था। लिख के सीखने की ज़रूरत एकदम 100% नहीं है। मैं क्यों सीख रहा था, क्योंकि लिख के ज़्यादा अच्छे से मुझे याद होता है इसलिए। बाकी JLPT में रिटन टेस्ट कोई से भी लेवल पे नहीं होता है। सबसे ईजी जापानीज़ लैंग्वेज टेस्ट क्रैक करना, उसके लिए मुझे ग्रामर पता होनी चाहिए, वर्ड्स पता होने चाहिए। ग्रामर के लिए एक्साइटेड होकर मैंने रिसर्च करके 2 बुक्स बहुत बढ़िया है, एक है मिन्ना नो निहांगो और सेकंड वन है गेंकी। तो मैंने मिन्ना नो निहांगो बुला ली, इन दोनों में से कोई एक ही यूज़ करनी है। इसके एटलीस्ट 6 बुक्स और पड़ी है मेरे पास, जो कि N5 और शायद मे बी N4 क्रैक करने में मुझे हेल्प करेगी। तो मैंने एक्साइटमेंट में बुला ली। ये भी बहुत कॉस्टली पड़ी थी क्योंकि जापानीज़ बुक्स इंडिया में कॉस्टली है। तो ये मैंने ऑर्डर कर ली, ये आई थी करीबन 10-15 दिन के अंदर। अभी तक मैंने अच्छे से यूज़ करना शुरू नहीं करी है। एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई, जब मैं हिरागाना काटाकाना सीख रहा था तब टोटल 104 फ्लैश कार्ड्स हो गए थे। रोज़ सुबह इतने सारे फ्लैश कार्ड्स रिवाइज़ करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था कि मैं रोज़ सुबह 104 फ्लैश कार्ड रिवाइज़ नहीं कर सकता। अब उन फ्लैश कार्ड में से ऐसा हो सकता है कि 50 फ्लैश कार्ड्स तो मुझे एकदम याद ही हो गए, टिप्स पे याद हो गए। 20 फ्लैश कार्ड्स ऐसे होंगे जो बहुत डिफ़िकल्ट होंगे कि मेरे को याद ही नहीं आ रहे, और कुछ फ्लैश कार्ड्स ऐसे होंगे जो हाँ थोड़ा सोचने पे आ रहे हैं। अगेन ये वाली चीज़ में मैंने
एआई की मदद लेके समझा कि मैं इसको कैसे ईज़ी कर सकता हूँ, तो मुझे पता चला एसआरएस के बारे में। जो आंकी सॉफ्टवेयर है वो एसआरएस इंटीग्रेटेड है। अब एसआरएस क्या होता है, एसआरएस फ्लैश कार्ड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एसआरएस फ्लैश कार्ड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि जो भी ईजी वर्ड्स है, ईजी फ्लैश कार्ड्स है, उनको वो आराम आराम से दिखाएगा। और जिनमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगे। एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक फ्लैश कार्ड, एक वर्ड ईज़िली याद हो गया है, तो वो एक दिन बाद आ सकता है। एक दिन बाद अगेन मैंने उस फ्लैश कार्ड को देखा, आंसर सही गैस कर लिया, अब वो 3 दिन बाद आएगा। 3 दिन बाद अगर मैं फिर से सही गैस कर पा रहा हूँ, तो वो हफ्ते भर बाद आएगा। हफ्ते भर बाद मैं फिर से सही गैस कर पा रहा हूँ, तो वो महीने भर बाद आएगा या 15 दिन बाद आएगा, ऐसा कुछ। वो सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि उस फ्लैश कार्ड में आपकी हिस्ट्री क्या है, उसके अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, तो अगर आपने सुबह स्ट्रगल किया है, तो वो 15 मिनट बाद वापस से फ्लैश कार्ड आ जाएगा। तो मतलब अब अगर आप शाम को पढ़ोगे, तो शाम को आप फिर से पढ़ोगे इस कारण से। तो ये एसआरएस का फ़ायदा हो गया। जो चीज़ें मुझे ईज़िली याद होती है वो मुझे बहुत कम देखनी पड़ेगी, जिन चीज़ों में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मुझे बार बार देखनी पड़ेगी। ये एसआरएस ने बहुत सारी चीज़ें मेरी कम कर दी कि मुझे रोज़ के रोज़ सुबह और शाम को 104 फ्लैश कार्ड्स देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंकी के थ्रू ये कर सकते हो आप। हिरागाना काटागाना के समय ही आंकी यूज़ करो और हिरागाना काटागाना से सीखने लग जाओ। सेकंड चीज़ जो आती है वो है वोकैबलरी सीखना। वोकैबलरी बोले तो कैमरा को क्या बोलते हैं जापानीज़ में, ट्रेन को क्या बोलते हैं जापानीज़ में, क्लासरूम को क्या बोलते हैं, टीचर को क्या बोलते हैं, सब चीज़ें जापानीज़ में क्या बोलते हैं मुझे सीखना पड़ेगा। ये चीज़ शुरू करते से मुझे पता चला कांजी करके एक चीज़ होती है। कांजी इज़ नथिंग बट पिक्टोरियल कैरेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली वो काइंड ऑफ वर्ड्स को छोटा बना देते हैं, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर में ही बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन होता है। एक कैरेक्टर देख के मैं बता सकता हूँ कि ये कैरेक्टर का मतलब है बारिश, ऐसा। ये कैरेक्टर का मतलब है माउंटेन, या ये कैरेक्टर का मतलब है हवा, ये कैरेक्टर का मतलब है फॉरेस्ट, ये कैरेक्टर का मतलब है पेड़। हर किसी के मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन होते हैं, हर कैरेक्टर के मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन होते हैं, और ये होते हैं ऑलमोस्ट 2200 याद होने चाहिए JLPT N1 तक। ऑलमोस्ट 2200 2500 तक याद होने चाहिए JLPT N1 तक। N5 में कम कैरेक्टर्स से याद होने चाहिए। कैरेक्टर्स तो एज इन अल्फ़ाबेट्स ही की बात कर रहा हूँ मैं, काइंड ऑफ ये अल्फ़ाबेट्स ही हो गए। तो जापनीज़ में अभी जो मैंने बताए थे, जो कि थे ऑलमोस्ट 92 अल्फ़ाबेट्स जो अपन ने सीखे, हिरागाना काटागाना, जिनके 106 साउंड्स है, वो तो बेसिक्स है। उसके बाद में ये कांजी भी याद करने पड़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 2200 है। ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी। यहाँ के ये सब चीज़ें सुन के कोई भी इंसान घबरा सकता है कि भाई यार इतना सब कुछ है, या रोज़ के रोज़ रोना मचा सकता है कि यार एक ही तो चीज़ है हिरागाना और काटागाना, क्यों सीख रहा हूँ मैं, ऐसा। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या आप सीखना चाहते हो, क्या आप सीखना नहीं चाहते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे कांजी सीखना पड़ेगा, मुझे हिरागाना सीखना पड़ेगा, मुझे काटागाना सीखना पड़ेगा। और अगर रोज़ मैं खुद के साथ लड़ाई करूँगा या कुछ भी बोलूँगा कि यार ये बेकार है, ये चीज़ नहीं सीखनी है, तो डिफ़िकल्टी होगी सीखने में। तो अब इस लेवल पे आके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्सेप्टेंस, कि हाँ मुझे सीखना है ये कैरेक्टर को, या जापनीज़ अगर मुझे सीखनी है तो मुझे कांजी सीखनी पड़ेगी, मुझे ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, हिरागाना सीखना पड़ेगा, काटागाना सीखना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे आके, कि हाँ मुझे अगर सीखना है तो मुझे दिल लगा के ये मान के कि हाँ ऐसा होता है और मुझे सीखना पड़ेगा, और सीखना चालू कर दो। एक्सेप्टेंस के बाद अपन आते हैं वोकैबलरी पे। अब वोकैबलरी में अगेन मैं वही सेम SRS सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। मैं वर्ड्स सीख रहा हूँ, वर्ड्स फ्लैश कार्ड के थ्रू सीख रहा हूँ मैं। तो बेसिकली इनिशियली मैं ऐसा करता था कि कुछ भी वर्ड है वो जापनीज़ में लिखा हुआ है, जापनीज़ प्लस कांजी मिक्स, तो जापनीज़ और कांजी दोनों में लिखा हुआ है। मैं गेस करता हूँ क्या है वो वर्ड, उसका आंसर रिवील होता है। आंसर रिवील होता है, सबसे पहले ये चीज़ होती थी। उसके बाद में मैंने ऐड किया कि यार आंसर के साथ उसकी फ़ोटो भी रिवील हो, कि मैं देख पाऊँ वो दिखता कैसा है। क्योंकि बचपन में जो भी मेरे को, फिर मैं सोच रहा था बचपन में कैसे सीखते थे। बचपन में ऐसे सीखा जाता था कि हर चीज़ के साथ एक फ़ोटो अटैच कर दो तो ईज़िली याद होता है। तो एक मैं मेरे फ्लैश कार्ड में फ़ोटो डालता हूँ,
वो इंग्लिश मीनिंग डालता हूँ उसका। फिर मैं कुछ नोट्स डालता हूँ, नोट्स एज इन कि बस ऐसे ही उस वर्ड के बारे में पढ़ूँ, उसमें जो कांजी लिखा है वो क्यों है, या बस कांजी के बारे में पढ़ूँ। तो मैंने अब 3 चीज़ें हो गई है मेरे पास, फ्लैश कार्ड का क्वेश्चन, उसके आंसर में उसका इंग्लिश मीनिंग, उसकी फ़ोटो, प्लस कुछ उससे रिलेटेड थोड़े से नोट्स जो कि मैं स्किप भी कर सकता हूँ, जो कि यूज़फुल नहीं है बिल्कुल भी, बट स्टिल मेरे फ्लैश कार्ड में 3 चीज़ें हो गई है। इसके बाद में मैं 1 से लेकर 4 के बीच में उसको स्कोर करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। कुछ हफ्तों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ वर्ड्स याद करके कुछ नहीं होगा, एक इमर्शन करके चीज़ होती है। इमर्शन याद नहीं, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखनी है तो इंग्लिश मूवीज़ देखो या इंग्लिश बुक्स पढ़ो, बट जिस लेवल पे मैं हूँ मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो मैंने एक नई टाइप का इमर्शन सोचा, वो है सेंटेंसेस पढ़ना, सेंटेंसेस सुनना और सेंटेंसेस बोलना, या सेंटेंसेस पढ़ के उसका मीनिंग गेस करना। अगेन सेंटेंसेस कौन से, जो वर्ड्स मैंने सीखे हैं उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस। मैंने अगर सीख लिया है लेट्स से टीचर, तो मैं टीचर से रिलेटेड कुछ सिंपल सा सेंटेंस एआई से बनवाता हूँ, उसका फ्लैश कार्ड बनवाता हूँ और उसको ब्रेक डाउन करवाता हूँ एआई से ही, जो कि फ्लैश कार्ड के आंसर में ही होता है। तो आंसर में मुझे अब सेंटेंसेस के भी मेरे एक अलग फ्लैश कार्ड के डेक है, जिसमें क्वेश्चन, आंसर में उसका इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ हर सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड्स है हर किसी के पीछे क्या मीनिंग है। ये कर करके अब मैं और इजीली सीख पा रहा हूँ वर्ड्स को। तो बेसिकली रिवाइज़ करने के लिए सबसे पहले हीरा गाना काटा गाना सीखा, फिर मैं आया वोकैबलरी पे, यानी कि वर्ड्स जो भी होते हैं वर्ड्स होते हैं। फिर वर्ड्स के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत कांजी पढ़ना शुरू किया, कांजी में भी लर्न करने की मेरी एक अलग टेक्निक है, वो बताऊँगा। तो मैंने कांजी पढ़ना शुरू किया उसी के साथ साथ में। ये चीज़ करते करते मुझे टोटल अभी 2 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट होने वाले, अभी 2 महीने कंप्लीट हुए नहीं हैं, और मैंने 1 महीना तो हीरा गाना काटा गाना में लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो जिस पे मैं आया वो था सेंटेंसेस। जितने भी मैंने वर्ड सीखे हैं अभी तक उन सब का मिक्स करके सिंपल सेंटेंसेस, जिसके थ्रू मैं उन सेंटेंसेस को सुन पाऊँ, उन सेंटेंसेस को बोल पाऊँ और उन सेंटेंसेस को पढ़ पाऊँ, ताकि मैं ये इमर्जन वाला जो फैक्टर है। इमर्जन क्या होता है? इमर्जन ये होता है कि मुझे जापानीज़ बुक्स पढ़नी पड़ेगी, मुझे जापानीज़ ड्रामा देखना पड़ेगा, मुझे जापानीज़ सीरियल देखने पड़ेंगे, एनीमे देखना पड़ेगा। मेरी लेवल पे मैं ये सब चीज़ें नहीं देख सकता, ना मुझे देखनी चाहिए ये सोच के कि मैं उससे जापानीज़ सीखूँगा। एनीमे, जापानीज़ सीरियल देख सकता हूँ मैं एंटरटेनमेंट के लिए, इस लेवल पे मैं लर्न करने के लिए नहीं देख सकता हूँ। उसके लिए ये टाइप का इमर्जन इज़ द बेस्ट, कि छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाओ, उन सेंटेंसेस को पढ़ो, उनके पीछे मीनिंग ढूंढो, उससे आपको सेंटेंसेस का पैटर्न समझ आने लग जाएगा धीरे 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 धीरे। मुझे आज तक ढंग से याद नहीं है कि मैंने कभी हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर फोकस किया हो। स्टिल मेरी ग्रामर डिसेंट है, मैं चीज़ें बोल पाता हूँ अच्छे से। सेम मैंने ग्रामर बुक्स ख़रीद ली है, मुझे अच्छे से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे एक एग्ज़ाम क्रैक करनी है, बट मेन ग्रामर मेरी सेंटेंसेस सुन सुन के पढ़ पढ़ के ही अच्छी होगी। और ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये सब मैं मेरे ऐप में कर रहा हूँ, पर्सनल ऐप में। सब चीज़ें एनकी के थ्रू पॉसिबल है। जो एक चीज़ मुझे मेरे ऐप की बेस्ट लगती है वो है कि मैं कोई से भी वर्ड को और कोई से भी सेंटेंसेस को प्ले कर सकता हूँ, और ऑलमोस्ट एक अच्छी वॉइस में, अच्छी जापानीज़ वॉइस में वो उसको प्ले कर पाता है। बस ये चीज़ एक मेरे सॉफ्टवेयर की मुझे बेटर लगती है। दूसरी चीज़, सारा डेटा मेरे पास ही है कि मुझे पता है, मैं देख पाता हूँ हिस्ट्री में, मैं जैसा चाहे कस्टमाइज़ कर पाता हूँ, ये दूसरी चीज़ है। बाकी सब चीज़ें एंकी के थ्रू भी आप कर सकते हो ईज़िली। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में कांजी के बारे में। कांजी क्या होता है? कांजी तो मैंने बता दिया क्या होता है, कांजी में कैसे सीख रहा हूँ। तो अभी मैं बहुत सारे जापानीज़ वर्ड्स देख रहा हूँ, वो जापानीज़ वर्ड्स में कांजी यूज़ होता है, मुझे वो कांजीज़ अभी तक नहीं आते। तो मैं अब एक जीशो करके डिक्शनरी होती है, जापानीज़ डिक्शनरी होती है, वहाँ पे जाके देख लेता हूँ कि ये कांजी कैरेक्टर जो है इसकी लेवल क्या है। वहाँ पे JLPT लेवल लिखी रहती है उसकी। अगर कोई कांजी कैरेक्टर मेरे वर्ड में आया है, जो वर्ड में सीख रहा हूँ मेरी वोकैबलरी में, मेरे वर्ड में आया है, उसका लेवल N3, N4 या N5 है, तो मैं उस कांजी को सीखूँगा। रोज़ का एक कांजी मेरा टारगेट होता है कि मैं रोज़ एक कांजी को सीखूँगा, उसके पीछे का मीनिंग निकालूंगा। वो एक बहुत सी बार क्या होता है, सिंगल कांजी के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं,
तो बेसिकली उसके थ्रू एक स्टोरी बन जाती है कि एक बच्चा है और चेयर पे बैठा है या समथिंग लाइक दैट, कि 3 पेड़ बने हुए तो मतलब फॉरेस्ट हो गया, ऐसे टाइप की। तो ऐसे करके मैं उस कांजी का मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मुझे कांजी अच्छे से याद हो जाए। और रोज़ का सिर्फ एक कांजी उठा रहा हूँ मैं, तो बहुत सिंपल है, रोज़ का एक कांजी भी उठाऊँगा अभी। तो इस साल के एंड में जब दिसंबर में मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मेरे 100 कांजी कैरेक्टर्स हो जाएंगे ईजिली। और एक समय बाद मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं रोज़ के 2 या 3 कांजी कर सकता हूँ। पर अभी नया नया स्टार्ट किया है, इसलिए रोज़ का एक कांजी इनफ है। रोज़ के 10 वोकैबलरी वर्ड्स उठाता हूँ मैं, जो मैं वोकैबलरी सीख रहा हूँ, रोज़ के 10 नए वर्ड्स उठाता हूँ मैं। जिस दिन मिस हो जाता है उस दिन कोई वर्ड्स नहीं उठाता हूँ मैं। और 15 नए सेंटेंसेस। तो बेसिकली सेंटेंसेस क्या है, सेंटेंसेस वही है जो मैंने वर्ड सीखे उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस ही है। तो 15 नए सेंटेंसेस प्लस पुराने सेंटेंसेस का रिवीजन जो भी SRS के थ्रू हो रहा है। तो अगेन मैं मेरी जर्नी अपडेट करता रहूँगा। कोई भी स्टार्ट करने जा रहा है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। वो है सबसे पहले बस स्टार्ट कर दो। रिसर्च करनी है अगर तो साइड बाय साइड करते रहो, स्टार्ट करो, साइड बाय साइड रिसर्च करते रहो, क्या करना है, कैसे मैं इन चीज़ों को बेटर कर सकता हूँ। सेकंड चीज़, सबसे पहले हीरा गाना काटा गाना आपने ख़त्म कर लिया। फिर वोकैबलरी में रोज़ के नए 5 वर्ड या 10 वर्ड मैक्स टू मैक्स, स्टार्टिंग में बस इतने ही उठाओ, क्योंकि एक समय बाद जब आप फ्लैश कार्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो रोज़ के 50-50 फ्लैश कार्ड के रिव्यूज़ पाइल अप हो जाएंगे। किसी दिन 100 फ्लैश कार्ड के रिव्यूज़ पाइल अप हो गए। इट मीन्स कि आपको एक दिन में वो 100 फ्लैश कार्ड रिवाइज़ करने हैं, जो कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर आप सेंटेंसेस के फ्लैश कार्ड अलग से बना रहे हो तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। टॉप ऑफ दैट रोज़ का एक कांजी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इजी स्टेप, रोज़ के सबसे पहले 5 वोकैबलरी वर्ड उठाओ, एक कांजी उठाओ। सेंटेंसेस, उसके बाद जो भी वर्ड्स आपने सीखे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सिंपल से सिंपल सेंटेंस AI को बोलो कि बना के दे, उसको पढ़ो, उसके पीछे का उसको ब्रेक डाउन करो, हर एक वर्ड को ब्रेक डाउन करो, बस दैट्स इट। ये करते जाओगे, धीरे धीरे जो समझ में आने लग जाएगा कि हाँ इम्प्रूव कर रहे हैं। हो सके सैटरडे संडे को कोई सी ग्रामर बुक पढ़ सकते हो एक दिन, सैटरडे या संडे एक दिन हफ्ते में। ऐसा करते जाओगे धीरे धीरे। N5 क्लियर कर दी अगर, मेरा यही टारगेट है, अभी तक मैंने भी क्लियर नहीं करी। N5 क्लियर कर दी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ पॉसिबल तो है, मैंने N5 क्लियर कर दी है, पॉसिबल तो है और मैं कर दूँगा। सिंपल एज दैट। सो थैंक यू। कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे बताना।